गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ क्वाइट स्पेशल, क्योंकि आप लोग सब डिमांड कर रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है इसका मतलब क्या है और कैसे लॉ चेंज हो गया है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। और ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ये वही जजमेंट की इंटरप्रिटेशन है, और ऐसा अगर हम ये जजमेंट पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो ये जजमेंट दी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सब कुछ पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे इस पूरी जजमेंट को, बट सबसे पहले जो मेन इशू है, जो मेन क्वेश्चन है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जजमेंट में जो डिस्प्यूटेड पॉइंट था सबसे बड़ा वो क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने इन द एंड उसकी इंटरप्रिटेशन करके कैसे उसको सॉल्व करें। बहुत ही चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको ध्यान से देखते रहना प्लीज़। हम कौन से जजमेंट की बात करें? दैट इज़ वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो 2020 अभी पिछले हफ्ते ही जो जजमेंट आई है। उसमें जो सबसे पहला जो मेन इशू था वो किस चीज़ को लेकर था? अगर हम सेक्शन 6 को पढ़ेंगे ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसकी लैंग्वेज अगर हम ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। दैट मीन्स एक चीज क्या लिखी हुई है सेक्शन 6 में, ऑन एंड फ्रॉम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और कभी अमेंडमेंट आई है जो 2005 की जो ये अमेंडमेंट है, व्हेन इट हैज कम एनफोर्स्ड, दैट इज 9/9/2005। अगर हम इनिशियल पहले ही वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई इस अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है, जो इन्फोर्समेंट है, दैट इज ऑन एंड फ्रॉम दिस अमेंडमेंट, दैट इज 9/9/2005 के बाद ही, उस डेट से ही ये अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे, ऑन एंड फ्रॉम। बट अगर आप सेक्शन 6 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोल दिया कि जो ये अमेंडमेंट में हमने डॉटर को कोपासनर बनाया है, डॉटर ऑफ अ कोपासनर इज अ कोपासनर। अगर 6(1)(a पढ़ते हैं उसमें पहला ही वर्ड लिखा हुआ है बाय बर्थ। उसमें पहला ही वर्ड लिखा हुआ है बाय बर्थ बिकम्स अ कोपासनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। जैसे कि सन कोपासनर बाय बर्थ बन जाता है, वैसे ही अब से जो डॉटर होगी वो भी क्या होगी? बाय बर्थ कोपासनर होगी। जो ये दो वर्ड्स है ना, बाय बर्थ, इधर जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ऑन एंड फ्रॉम, हमें ये तो पता है जो सेक्शन 6 2005 में अमेंडमेंट हुई है उसमें मेजर चेंज क्या किया गया, हमने डॉटर को भी इक्वल टू सन क्या बना दिया? कोपासनर बना दिया। द प्रॉब्लम इज वो कोपासनर किस दिन से है, जो इस सेक्शन के प्रोविजंस है वो किस दिन से अप्लाई होंगे। और कंफ्यूजन का मेन रीजन क्या है? दीज टू टर्म्स ऑन एंड फ्रॉम एंड 6(1)(a में हमने क्या बोल दिया? दैट इज बाय बर्थ। इसको अगर हम एग्जांपल लेके समझें तो क्या कह रहे हैं हम? लेट्स सपोज कर लो दिस इज द जॉइंट फैमिली, एफ इज फादर, दैट इज करता सन एंड डॉटर। अगर हम इनिशियली बिफोर 2005 की बात करते हैं तो ओनली मेल पर्सन्स वर द कोपासनर्स, दैट मीन्स FNS इज कोपासनर ओनली बिफोर 2005, बट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट नाउ daughter has become a कोपासनर। अब daughter has become a कोपासनर, daughter of a कोपासनर is a कोपासनर, daughter of a कोपासनर, F is a कोपासनर, daughter of कोपासनर is a कोपासनर, but from when?
एक कह रहे हैं ऑन एंड फ्रॉम, दैट मीन्स लेट्स सपोज कीजिए 9/9/2005 ये डेट है, और जो ये डॉटर का बर्थ हुआ है दैट इज इन द ईयर ऑफ 1980। अब डॉटर को कोपासना आप कब से बोलोगे? दैट इज बाय बर्थ फ्रॉम 1980। और या फिर डॉटर को आप कोपासना कब से बोलोगे? 9/9/2005। नाउ दीज आर टू डिफरेंट डेट्स। और अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में बाय बर्थ भी लिखा हुआ है और ऑन एंड फ्रॉम भी लिखा हुआ है। समझ आया मेन इशू क्या है? दैट मीन्स मेन इशू इज वेदर दिस अमेंडमेंट इज प्रोस्पेक्टिव, whether this amendment is retrospective, क्या ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव मतलब कि जिस दिन ये एनफोर्स्ड हुई है उस दिन से ही अप्लाई होगी। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्रॉम द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज सच ना ही ये प्रोस्पेक्टिव है ना ही ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये जो अमेंडमेंट है दैट इज रेट्रोएक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करे, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस सेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है दैट इज रेट्रोएक्टिव इन नेचर। दैट मीन्स पूरी की पूरी जो जर्नी है, जो पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन है, जो पूरी की पूरी एनालाइज है, अगर हम करें इस पूरी पूरी जजमेंट को एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस कंक्लूजन में पहुंचना है भाई ये रेट्रोएक्टिव क्या चीज़ है और रेट्रोएक्टिव है कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोएक्टिव? दिस एप्लीकेशन दैट मीन्स दिस अमेंडमेंट इज रेट्रोएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोएक्टिव and how we will reach to that conclusion that it is not prospective, not retrospective, rather it is retroactive. The main issue is this: on and from and by birth. Example is this: to understand this issue, and the answer is this. और कुछ भी नहीं है, हमें बस पूरी की पूरी जजमेंट ठीक से समझनी पड़ेगी और बहुत ही आसान है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो लॉजिकल रीजनिंग दी है दैट इज़ वेरी वेरी जेन्युइन। और कहीं ना कहीं अगर इस जजमेंट को आप पूरी की पूरी पढ़ेंगे, 121 पेजों की जजमेंट है ये, तभी मेरे को 1-2 दिन लग गए हैं इसको पढ़ने में। कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरी पूरी जजमेंट को पढ़ोगे तो आप सोचोगे येस दिस इज व्हाट इज रिटन इन द सेक्शन एंड दिस इज हाउ इट शुड बी इंटरप्रेटेड। सो एक बार इस चीज़ को प्लीज़ ऑब्जर्व कर लीजिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इज़ द मेन इशू। इसके साथ कुछ और भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, बट द मेन इशू इज़ दिस। और याद रख लेना, अगर हम ये वनीता वाली जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ 3 जज बेंच। इससे पहले प्रकाश वर्सेस फूलवती एंड दमना वाली जजमेंट है दैट इज़ 2 जज बेंच। वो दोनों ही जजमेंट्स को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है, नॉट अप टू द होल एक्सटेंट बट टू द सम पॉइंट्स वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज डिसएग्रीड। क्लियर? एक बार इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, फिर इधर से लेकर इधर तक पहुंचना कैसे है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी है, वो एक एक पॉइंट करेंगे हम लोग। प्लीज़ पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट इज द मेन इशू इन 2005 अमेंडमेंट। समझ गए हो? ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक चीज को समझेंगे।
सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो हम सेक्शन 6 की बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की, वो कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है? ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 6 वी आर टॉकिंग अबाउट कोपार्सनरी, वी आर टॉकिंग अबाउट कोपार्सनरी। जो कोपार्सनरी वर्ड है, सबसे पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। जो कोपार्सनरी है वो आया कहाँ से? पार्सनरी, दैट मीन्स पार्टनर, विच मीन्स we are talking about those persons which are sharing the property equally, those who are sharing the property equally। क्लियर है? हम किसकी बात करें? कोपार्सनर्स की बात करें। दैट मीन्स इट इज़ नॉट वन इंडिविजुअल, रादर this is more than two, this is more than, that means we are talking about a family, we are talking about the कोपार्सनरी। अगर हम कोपार्सनरी की बात करें, this is a, let's suppose this is a joint family and F is a कर्ता, S and S1 is also are also कोपार्सनर्स or not? आंसर इज yes। अगर इनमें पार्टीशन होता है तो कैसे होगा? 1/3 शेयर इसको मिलेगा, 1/3 शेयर इसको मिलेगा और 1/3 शेयर इसको मिलेगा। अब सबने क्या करा? इक्वली शेयर डिवाइड करा, आपस में करा। दैट इज वाई जब इक्वली शेयर डिवाइड करा है, आपस में करा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? कोपार्सनर्स। क्लियर है? जब हम कोपार्सनरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो पता है, जब दो लोगों का शेयर होता है एक प्रॉपर्टी में, तो हम किसको क्या बोल देते हैं? किस प्रॉपर्टी को हम ज्वाइंट प्रॉपर्टी बोल देते हैं। बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं क्या है? फैमिली की है, इसलिए एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो कि फैमिली की है उसको हम क्या बोल देते हैं? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फैमिली। सो जब भी हम कोपार्सनरी की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। सेक्शन 6 ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं? कोपार्सनरी की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई सेक्शन 6 में हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो ये कंक्लूजन है, इस पे पहुंचने से पहले सबसे पहले ये इंटरप्रेट करा कि भाई ये सेक्शन 6 में हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिकॉज हम कोपार्सनरी की बात करते हैं और कोपार्सनरी जो है वो हमेशा किससे डील करेगी? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से डील करेगी। दैट इज वाई दैट मीन्स सेक्शन 6 इज टॉकिंग अबाउट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब उन्होंने बोला जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, और अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। दैट इज द मीनिंग इज अप्रतिबंधाय। अप्रतिबंधाय मीन्स एक प्रॉपर्टी है ज्वाइंट फैमिली, अगर हम कोपार्सनरी की बात करते हैं तो वो कैसे क्रिएट होती है? कोपार्सनरी विल बी क्रिएटेड बाय बर्थ। दैट मीन्स अगर ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, एस का राइट, S1 का राइट और F का राइट कहीं ना कहीं बाय बर्थ क्रिएट हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? आंसर इज यस। अगर उन सबका राइट है, इस पर कोई भी अपना शेयर मांग सकता है और अलग हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन। क्या ये आपस में पार्टीशन कर सकते हैं और कोई भी शेयर मांग के अलग हो सकता है? आंसर इज यस। किसी भी टाइम पर? आंसर इज किसी भी टाइम पर। क्या किसी से पूछना पड़ेगा? क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? आंसर इज नो।
सो दैट मीन्स जो ये प्रॉपर्टी के बारे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, आंसर इज नो, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। दैट इज अप्रतिबंधाय। अप्रतिबंधाय मीन्स प्रतिबंध नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। देर इज नो प्रतिबंध, दैट मीन्स देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी अपना शेयर कभी भी मांग सकता है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द अदर कोपार्टनर्स। कहते हैं अगर हम इसको सिंपल दूसरी प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, जब हम इसको दूसरी प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। तो सेपरेट प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टेड। दैट इज सप्रतिबंधाय। इसमें है क्या चीज, अगर मैं सेपरेट प्रॉपर्टी की बात करूं, लेट सपोज कर लो एफ का एक घर है और उसके 2 सन्स हैं। एफ की वो खुद की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसको एक सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से उसने वो प्रॉपर्टी परचेज करी है। नाउ हु इज द ओनर, ओनली एफ इज द ओनर। हम इधर को ओनरशिप की बात कर रहे हैं, आंसर इज नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉइंट प्रॉपर्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट को ओनरशिप, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी। ओनली एफ इज द ओनर, एस एंड S1 डज नॉट हैव एनी राइट। क्या वो कभी भी एफ से अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं, आंसर इज नो, अपना शेयर क्लेम ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनका कोई शेयर ही नहीं है। उनके पास ये प्रॉपर्टी आएगी कब, लेट सपोज को एफ की डेथ हो गई है, अब सक्सेशन होगा, सक्सेशन में क्लास 1 शेयर्स को दोनों को शेयर मिलेगा, दैट इज 1/2 1/2। दैट मीन्स इनके पास भी ये प्रॉपर्टी आ तो रही है बाय सक्सेशन, बट इनको एक चीज की वेट करनी है, दैट इज द डेथ ऑफ एफ। क्या शुरू से इनका कोई राइट है, आंसर इज नो। दैट मीन्स अगर हम इधर ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इधर कोई प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज एफ। जब तक एफ है वो उस प्रॉपर्टी से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, एफ की डेथ के बाद ही उनको मिलेगा। कोई डाउट, समझ आ गया, क्लियर है? नाउ द थिंग इज, हम अगर सेक्शन 6 की बात करें तो सेक्शन 6 किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बिकॉज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की कैसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कोपार्सनरी। एंड जब भी कोपार्सनरी वर्ड आएगा तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कोपार्सनरी में हम कभी भी सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करते। सो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात ध्यान दी, हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड, दैट इज अप्रतिबंधाय, दैट इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपका जो राइट आता है वो कब आता है, दैट इज बाय बर्थ। उसमें किसी की डेथ की जरूरत होती है, आंसर इज नो, किसी की डेथ की जरूरत ही नहीं है। हम ये वेट नहीं करेंगे कोई किसी की डेथ हुई है कि नहीं हुई, आपको तो बाय बर्थ आपका क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये ऑब्जर्व करके बोली, हमने क्या बोल दिया, डॉटर ऑफ अ कोपार्सनर इज अ कोपार्सनर। और कहते हैं कोपार्सनरशिप हमेशा कैसे क्रिएट होती है, बाय बर्थ। और क्या बाय बर्थ जब ये कोपार्सनरी क्रिएट हो गई तो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई किसी की डेथ हुई है या नहीं हुई है, आंसर इज नो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपका एक राइट ओरिजिनेट हो चुका है कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसे मिलनी है, बाय बर्थ मिलनी है। एक आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया गया, क्या, जब डॉटर ऑफ अ कोपार्सनर इज अ कोपार्सनर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉटर of a living co-partner is a co-partner।
हम किसकी बात करें? डॉटर ऑफ अ लिविंग कोपासना इज अ कोपासना। और ये कहीं ना कहीं प्रकाश वर्सेस फूलवती में ये हेल्ड हुआ था क्या, कि अगर डॉटर को अपना शेयर चाहिए और उसको कोपासनर बनना है, तो जो हम ये बोल रहे हैं डॉटर ऑफ अ कोपासना इज अ कोपासनर, दैट मीन्स now she is a daughter of a kopasna, now she is a kopasna. But सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलवती में क्या बोल दिया था कि 9/9/2005 को अगर ये डॉटर को कोपासनर बनना है तो ये जो एफ है वो क्या होना चाहिए? अलाइव होना चाहिए। दैट मीन्स डॉटर ऑफ अ कोपासनर मीन्स डॉटर ऑफ अ कोपासनर। जब हम बोल रहे हैं तो ये कोपासनर मतलब क्या, जो कि हम फादर की बात कर रहे हैं, डॉटर ऑफ अ कोपासनर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फादर की बात कर रहे हैं। ये जो फादर है वो क्या होना चाहिए? अलाइव होना चाहिए। अगर फादर अलाइव नहीं है तो वो डॉटर भी कोपासनर नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम जो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रतिबंधाई की बात कर रहे हैं। इसमें किसी की डेथ हुई है नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा चेंज ये करा कि जब हम डॉटर ऑफ अ कोपासनर की बात कर रहे हैं, डॉटर ऑफ अ कोपासनर इज अ कोपासनर डजंट मीन डॉटर ऑफ अ लिविंग कोपासनर। जरूरी नहीं है कि जो ये एफ है उसकी क्या होनी चाहिए? वो अलाइव होना चाहिए। अगर बाई चांस उसकी क्या हो चुकी है, लेट्स सपोज कर लो ही डाइड ऑन 2001, क्या अभी भी ये कोपासनर होगी? आंसर इज डॉटर अभी भी कोपासनर होगी। बिकॉज अगर हम डेथ की बात कर रहे हैं तो डेथ किस में जरूरी है? डेथ इज नेसेसरी इन द केस ऑफ अ सेपरेट प्रॉपर्टी। आफ्टर डेथ you will get the property, but in the case of a joint family property, in the case of a copasnary, since the right has been created by birth, that means the death of a copasner will not affect the right of a daughter, because this has been created by birth in the same manner as the right of a son. अगर हम ये F की बात कर रहे हैं, अगर इसकी डेथ हो जाती है 2001 में, एस के अभी भी कोपासनर है? आंसर इज अभी भी कोपासनर है। क्या डॉटर भी अभी भी कोपासनर रहेगी? आंसर इज डॉटर अभी भी कोपासनर ही रहेगी। हम क्या लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वलिटी। और जेंडर इक्वलिटी के लिए सेक्शन 6 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या लिख दिया कि डॉटर उसी तरह से कोपासनर बनेगी जैसे कि सन बनता है। सन कब कोपासनर बन जाता है? दैट इज बाय बर्थ। दैट मीन्स जो डॉटर है वो भी कैसे कोपासनर बनेगी? बाय बर्थ। क्या एफ की डेथ के बाद डॉटर अभी भी कोपासनर बन सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रतिबंधाय, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेट प्रॉपर्टी। सो हम पहले पॉइंट पे ये पहुंचे, जब हम डॉटर को कोपासनर बना रहे हैं, फादर उसका क्या अलाइव होना चाहिए 9/9/2005 को? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डॉटर कोपासनर रहेगी कब से? बाय बर्थ। क्लियर? समझ आ गया? इस चीज को प्लीज ऑब्जर्व कीजिए क्या चीज है ये। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, रेट्रोएक्टिव पे आएंगे। प्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट ये क्या है? रेट्रोएक्टिव है। हमें ये तो पता चल गया फादर का अलाइव होना जरूरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो डॉटर को शेयर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? बाय बर्थ शी वुड बी अ कोपासनर। व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ? इसको प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए अगर करना है तो, फिर हम आगे चलते हैं।
क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं दैट जो डॉटर का राइट होगा दैट इज बाय बर्थ, जो डॉटर का राइट होगा दैट इज बाय बर्थ, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इक्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू द joint family property we need not to see whether the father is alive or not. If the father is dead, then still the daughter will be a co-partner, and that is by birth. अब by birth means what? Let's suppose करो 9/9/2005 की जो अमेंडमेंट हुई है वो इस दिन से हुई है, और जो डी डॉटर है उसका जो बर्थ हुआ है वो 1980 से हुआ है। हम बोलते हैं शी इज अ कोपार्टनर बाय बर्थ। दैट मीन्स क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? लेट्स सपोज करो 9/9/2005 को अमेंडमेंट हुई है, जो डी का बर्थ हुआ है दैट इज 1980। अगर हम बोलते हैं नो शी विल बी अ कोपार्टनर नॉट बाय बर्थ बट ऑन 9/9/2005, फिर तो हम क्या बोल देते? इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। नॉट बाय बर्थ। हमने ना ही ये बोला ना ही ये बोला, हमने क्या बोल दिया? इट इज रेट्रोएक्टिव। जो रेट्रोएक्टिव अमेंडमेंट है अब उसको कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव से ही डील कर सकते हो, कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो। जो रेट्रोएक्टिव है दैट मीन्स व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? रेट्रोएक्टिव मीन्स आपको जो अपना राइट है वो कब मिलेगा? 9/9/2005 को ही मिलेगा। यू विल गेट योर राइट फ्रॉम 9/9/2005, बट दिस राइट will be on the basis of some past incident, and the past incident is what? That is the birth of the daughter. Because daughter का birth क्या हुआ है? 1980 में हुआ है। हम कह रहे हैं कि by birth क्या है? She is a co-partner, but she can actually claim a partition on what date? That is 9/9/2005. एक्चुअली में प्रोस्पेक्टिव ही उन्होंने क्या बोल दिया कि इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। दैट मीन्स यू कैन क्लेम द पार्टीशन बीइंग अ कोपार्टनर, यू कैन क्लेम योर राइट ऑन 9/9/2005, बट दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन व्हाट? अ पास्ट इंसिडेंट। हम उसको पार्टीशन का राइट क्यों दे रहे हैं? वाई वी हैव गिवन द राइट टू अ डॉटर टू क्लेम द पार्टीशन? बिकॉज ऑफ हर बर्थ। एंड जो उसका बर्थ हुआ है वो कब हुआ है? 1980 में हुआ है। जब हम कह रहे हैं बिकॉज डॉटर हैज born on 1980 and on the basis of 9/9/2005 amendment she can claim partition on which date? That is 9/9/2005 if she is alive. Obviously then she can claim what? Partition, but this partition he has claimed on the basis of what? On the basis of one past incident. That is what? That is her birth. Her birth into the family, and she is being into the specified generations of a co-partners. अगर वो बर्थ ना होता तो उसको क्या पार्टीशन का राइट मिलता? आंसर इज नो। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट? रेट्रोएक्टिव इन नेचर। रेट्रोएक्टिव मीन्स आपको राइट तो क्या मिलता है? इन फ्यूचर मिलता है, बट उसके जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज फ्रॉम द पास्ट।
So can we compare this prospective nature with retroactive? Answer is yes. Prospective में हम कोई भी past incident नहीं देखते हैं, हम सिंपल ये देखते हैं कि कौन सी डेट है अमेंडमेंट की एप्लीकेशन की, अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट की, जिस दिन वो एनफोर्स हो रही है हम उस दिन से बोल देते हैं आपका राइट है. We are not considered with the past incident, but here we are considered with the past incident. That is what the birth of the daughter. That is what the meaning of retroactive in nature. अब 9/9/2005 को हुआ क्या? जो डॉटर का बर्थ है वो 1980 को हुआ है. She has become a co-partner by birth, but she can claim the partition on which date? That is 9/9/2005. अब 9/9/2005 को किस चीज़ का होना ज़रूरी है? डॉटर का अलाइव होना ज़रूरी है. शी शुड बी अलाइव ऑब्वियसली, अदरवाइज पार्टीशन तो क्लेम यही करेगी. शी इज़ द को-पार्टनर. क्या एफ का अलाइव होना ज़रूरी है? आंसर इज नो, बिकॉज जो इसका राइट क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हो रहा है? बाय बर्थ हो रहा है. और हम किसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? दैट इज अप्रतिबंधाय अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, एंड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ ऑफ एफ. दैट इज वाई ही मे बी अलाइव और डेड, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है? समझ आ गया? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम रेट्रोएक्टिव पे पहुँचे कैसे? हमने तो सबसे पहले ये बात पता करी भाई हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की नेचर क्या है और उस पर राइट कैसे क्रिएट होते हैं. हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. उस पर किस तरह से राइट क्रिएट होते हैं? बाय बर्थ राइट क्रिएट होते हैं. और कहीं ना कहीं जब बाय बर्थ राइट क्रिएट होते हैं हमने बोल दिया जी बाय बर्थ ही राइट क्रिएट हुआ है ये, बट उसको क्लेम कब कर सकते हो? 9/9/2005. और क्योंकि आपका जो राइट है वो बाय बर्थ क्रिएट हो चुका है, यू आर अ को-पार्टनर. डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर दैट इज फादर, क्या लाइव होना जरूरी है? आंसर इज नो. हियर वी आर कंसीडर द बर्थ. हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ, नॉट द डेथ ऑफ फादर. ये डेथ ऑफ फादर कहाँ पे काम आती है? सेपरेट प्रॉपर्टी में काम आती है. एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाई द डेथ ऑफ फादर विल नॉट इफेक्ट the share, the right of a co-partner. That means who is the daughter in a case. She can claim partition even if her father is dead before 9/9/2005. हम किससे डील कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम बर्थ से डील कर रहे हैं. We are not dealing with the death of a father. This death of a father is important in the case of what? Separate property. In the case of joint family property, which thing is important? That is the birth, not the death. Clear? So daughter of a co-partner, does it mean that daughter of a living co-partner? Answer is no. Daughter of a living co-partner की हम बात नहीं कर रहे. Daughter of a co-partner, that means father may be dead or may be alive. Clear? समझ आ गया? प्लीज फटाफट से इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमने अभी क्या बात करी, नाइनटीन 1980 में ये डी का बर्थ हुआ है। बाय बर्थ शी इज अ उपासना। जब हम बात कर रहे हैं डॉटर ऑफ अ उपासना, doesn't mean that डॉटर ऑफ अ लिविंग उपासना। दैट मीन्स जो एफ है शायद उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है 2001 में, लेट्स सपोज। दैट मीन्स बिफोर 9/9/2005। क्या अभी भी एक उपासनर है? आंसर इज अभी भी उपासनर है, बिकॉज जब हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर कंसीडर्ड विद ओनली द फैक्ट ऑफ बर्थ, नॉट डेथ। क्लियर है? बट सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और एनालाइज की और उनके सामने एक आर्गूमेंट रखा गया कि ठीक है, आप कहते हैं कि ये अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, ये अप्रतिबंध है, और सिर्फ उसमें हम बर्थ कंसीडर करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्रोएक्टिव इफेक्ट हम जो डॉटर है उसको उपासना मानेंगे बाय बर्थ, एंड शी कैन क्लेम द पार्टीशन, शी कैन क्लेम हर राइट ऑन 9/9/2005। बट कहते हैं इस चीज़ के लिए जब हम डॉटर को क्या बना रहे हैं, उपासना बना रहे हैं बाय बर्थ, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए 9/9/2005 को, दैट देयर शुड बी अ कोपासनरी इन एग्जिस्टेंस। जब वो कोपासनर बन गया तो कोपासनी तो होनी चाहिए। दैट मीन्स कोपासनी इन द सेंस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और कहते हैं, लेट सपोज कर लो अगर फादर की डेथ हो गई है 2001 में, तो इस केस में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर लेट सपोज कर लो ये केस है, फादर की जो डेथ हुई है दैट इज इन 2001। 2001 में जब फादर की डेथ हुई है तो उस टाइम पे कौन कौन को पार्टनर्स थे? एफ और एस को पार्टनर थे। डॉटर कब को पार्टनर अगर हम बात कर रहे हैं बाय बर्थ, बट वो क्लेम कब कर सकती है अपना शेयर? दैट इज 9/9/2005। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अगर 2001 की बात करते हैं तो कौन पार्टीशन क्लेम कर सकता था? एफ और एस क्लेम कर सकते थे। डॉटर अभी अपना पार्टीशन का राइट क्लेम नहीं कर सकती थी। बट कहीं ना कहीं अगर हम 2001 की बात कर रहे हैं और उस टाइम पर क्या लगता था? ओल्ड सेक्शन 6। अगर इनिशियली सेक्शन 6 के बारे में बात करें और उसमें लिखा था कि अगर किसी को पार्टनर की डेथ होती है लिविंग बिहाइंड अ फीमेल क्लास 1 हेयर, तो इस केस में सर्वाइवरशिप नहीं लगेगा। इस केस में हम क्या करते हैं? नोशनल पार्टीशन करते हैं। और कहीं ना कहीं नोशनल पार्टीशन करके उस नोशनल पार्टीशन में
डी को कहीं ना कहीं हम शेयर देने की बात करते हैं। नोशनल पार्टीशन करेंगे, उसका शेयर डिटरमाइन करेंगे, एफ का शेयर डिटरमाइन करेंगे। लेट सपोज को लो अगर हम नोशनल पार्टीशन करते, नोशनल पार्टीशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। लीगल फिक्शन ये क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे कि एफ ने अपनी डेथ से पहले पार्टीशन क्लेम कर लिया, एज इफ द एफ इन दिस केस हैड क्लेम पार्टीशन बिफोर, इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ। अगर इसने इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ एक पार्टीशन क्लेम कर लिया तो पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही प्रॉपर्टी मिलेगी इन द ईयर 2001। करा नहीं था क्लेम, एक तरह से एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो 1/2 शेयर है जो एफ का है, इस पार्टीशन में एफ और एस को शेयर मिला, क्या डी को मिलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज डी उस टाइम तक पार्टीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, बिकॉज 99/2005 की अमेंडमेंट नहीं आई थी। अगर हम इस चीज की बात करें तो हमने क्या बोल दिया, दैट मीन्स अगर 99/2005 से अगर पार्टीशन, उससे पहले अगर पार्टीशन होती है तो डी को कुछ भी नहीं मिलता। डी का शेयर हमने कहीं ना कहीं, डी के राइट्स, प्रोप्राइटरी राइट्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बोल दिया हम पहले क्या करेंगे, नोशनल पार्टीशन करेंगे। नोशनल पार्टीशन क्यों करी? हम कहीं ना कहीं एक डिसीज्ड को पार्टनर का क्या करना चाहते थे, एक राइट डिटरमाइन करना चाहते थे। अब डिसीज्ड को पार्टनर का नोशनल पार्टीशन करके हमने क्या कर दिया, राइट डिटरमाइन कर दिया 1/2। इस 1/2 को अब हम क्या करेंगे, सक्सेशन करेंगे, और फर्दर हम ये 1/2 को डिवाइड कर देंगे क्लास 1 ईयर्स में। और क्योंकि एस और डी दोनों ही क्लास 1 ईयर्स हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों में 1/2 को फर्दर डिवाइड कर दिया 1/4 एंड 1/4। अगर हम ये ना करते तो सर्वाइवरशिप के बेसिस पर सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली आती, एक दूसरे को पार्टनर के पास चली आती, और डी को कुछ भी ना मिलता। कहीं ना कहीं डी के प्रोप्राइटरी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक तरीका देखा, और हमने क्या बोल दिया कि किसी भी अगर कोपार्टनर की डेथ हुई लीविंग बिहाइंड क्लास 1 फीमेल हेयर, तो हम सर्वाइवरशिप नहीं लगाएंगे, रादर हम नोशनल पार्टीशन अप्लाई करेंगे और उसका कहीं ना कहीं शेयर डिटरमाइन करेंगे और उस शेयर को फर्दर डिवाइड कर देंगे, ताकि जो फीमेल्स हैं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, वो हेल्पलेस ना हो, कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास प्रॉपर्टी हो, कुछ ना कुछ उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्टिकल 21, डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ को कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोप्राइटरी राइट्स दे रहे हैं। और प्रोप्राइटरी राइट्स देने का क्या तरीका है, हमने इस केस में सर्वाइवरशिप नहीं लगाया, हमने क्या लगा दिया, नोशनल पार्टीशन। अब कहते हैं, अगर आप कह रहे हो कि ठीक है एफ की क्या हो गई है, डेथ हो गई है 2001 में, अगर एफ की डेथ हो गई है 2001 में, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड सेक्शन 6 क्या हो चुका होगा, नोशनल पार्टीशन हो चुका है। हमने कहीं ना कहीं ये 1/2 शेयर इन दोनों में डिवाइड करा, फिर ये 1/2 शेयर का 1/4 इन दोनों क्लास 1 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। अब कहते हैं क्योंकि ये नोशनल पार्टीशन हो चुका है, दैट मीन्स ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जब एफ की डेथ हुई है 2001 में, तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का 2001 में ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका है, दैट मीन्स 9/9/2005 को अब जब डेट आई है वो, और जब डॉटर अब कोपार्टनर बनी है, तब कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसका पार्टीशन हो चुका है। कहते हैं जब आप 9/9/2005 को इसको बोल रहे हो कि ठीक है आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो और ये कोपार्टनर है बाय बर्थ, एफ की डेथ से कोई लेना देना नहीं है, बट कहते हैं इस चीज़ के लिए एक और इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, जब एक कोपार्टनर को आप राइट दे रहे हो बाय बर्थ, एक कोपार्टनरी तो होनी चाहिए, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, जब एफ की डेथ हुई आपने तो नोशनल पार्टीशन कर दिया उसी टाइम। देन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस नोशनल पार्टीशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस लीगल फिक्शन।
क्या अब हम ये मान लेंगे कि नोशनल पार्टीशन के कारण पूरी की पूरी फैमिली डिवाइड हो चुकी है? देयर इज नो कोपासनी, देयर इज नो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, देयर इज नो जॉइंट फैमिली एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया कि नोशनल पार्टीशन डजंट मीन द फैमिली हैज बीन पार्टीशन्ड। कहते लीगल फिक्शन को हम उतना ही इफेक्ट देंगे जिस पर्पस के लिए लीगल फिक्शन क्रिएट की गई है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लीगल फिक्शन? टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ डिसीज्ड कोपार्टनर so that we can give something to D, a female. Notional partition doesn't mean that we want to partition all the family members. अगर कहते हैं हम हर एक नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मान लेंगे, फिर तो किसी की भी डेथ के बाद जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड दिस इज नॉट द पर्पस. The purpose is to give the proprietary rights to D, and for that purpose, notional partition has been done. A legal fiction has been created to determine the share of a deceased co-partner. So, हम सिर्फ और सिर्फ इसका वही इफेक्ट लेंगे, उतना ही इसको मानेंगे कि जो notional partition है, that means ये इधर तक ही है, इसका यही पर्पस है। अभी भी जो फैमिली है, that means क्या है? Still the family is a joint family, still there is a joint family property, still there is a co-partner. It doesn't mean that the whole family has been partitioned. So, जब भी एक लीगल फिक्शन हम क्रिएट करते हैं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, that is on the basis of its objective purpose. And the purpose of notional partition is very limited, to determine the share of a deceased co-partner, not to partition the whole of the family. क्लियर है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करी। अगर आप पढ़ोगे पूरी पूरी जजमेंट, मखदूम वर्सेस मखदूम, अनार देवी वाला केस है, नारायण राव वाला केस है, सारे के सारे पिछली जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यही बोला है, द इफेक्ट ऑफ द नोशनल पार्टीशन दैट इज अ लीगल फिक्शन इज वेरी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्पस. Still, after notional partition, there is still a joint family. There is still a co-partner. So, सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी आंसर दिया कि अगर फादर अलाइव नहीं है और पहले ही नोशनल पार्टीशन हो चुका है, तो अभी भी को-पार्टनरी एग्जिस्ट करती है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और कहीं ना कहीं डॉटर अभी भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है. क्लियर? इस चीज़ को प्लीज़ अच्छी तरह से एक बारी देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. क्लियर है? नाउ आगे देखिएगा प्लीज. अभी तक अगर हमने जो एग्जाम्पल्स करे हैं,
1980 में डॉटर का बर्थ हुआ है, फादर इज अलाइव, दैट मीन्स लेट्स सपोज को वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे 2020 एंड द फादर इज अलाइव। इसमें कोई डाउट? जो डॉटर है 9/9/2005 को उसको अपना राइट मिल चुका है और वो कभी भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है, बट हम उसको कोपार्टनर कब से कंसीडर कर रहे हैं? दैट इज बाय बर्थ। फादर की डेथ हो चुकी है 2001 में। 2001 में अगर डेथ हुई है तो हम किसके हिसाब से काम करेंगे? दैट इज ओल्ड, सेक्शन 6। उसमें क्या था कि अगर किसी भी कोपार्टनर की डेथ होती है लिविंग बिहाइंड लास्ट वन फीमेल हेयर, तो क्या होगा? नोशनल पार्टीशन होगा। वो नोशनल पार्टीशन का पर्पस क्या था? इस लीगल फिक्शन का पर्पस क्या था? हमने क्या लीगल फिक्शन क्रिएट की है कि जैसे कि बिफोर डेथ एफ ने पार्टीशन क्लेम कर ली है, एक्चुअली में की नहीं थी, वो ये क्रिएटेड अ फिक्शन ओनली। व्हाट इज द पर्पस? टू गिव सम प्रोप्राइटरी राइट टू डी सो दैट शी कैन मेंटेन हरसेल्फ, शी विल नॉट बी हेल्पलेस। इस केस में आफ्टर नोशनल पार्टीशन still there is a copartnery? Yes, still there is a copartnery. There is still a joint property. There is still a joint family. कहते हैं जो इसको शेयर मिला था और जो एस को शेयर मिला था, हमने शेयर्स कहीं ना कहीं क्या कर दिए? डिटरमाइन कर दिए। वी हैव फिक्स्ड द शेयर्स जब तक कोई उन शेयर्स को क्लेम नहीं करता तब तक हम ये मानेंगे जो फैमिली अभी भी क्या है? ज्वाइंट है। दैट मीन्स आफ्टर फिक्सिंग द शेयर एनीवन कैन डिमांड द स्पेसिफाइड शेयर, जो भी स्पेसिफाइड शेयर्स इनको मिले हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। जो भी इनको स्पेसिफाइड शेयर्स मिले हैं दे कैन क्लेम, बट until and unless they are not claiming their specified shares and they are not separating themselves from the family is still joint. We will say that it is not partitioned because they have not claimed their shares. We have just declared their shares, we have just fixed their shares. When they have not claimed their share, they have not separated. That means what? There is still a copartnery, there is still a joint property, there is still a joint family. अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल दिया। लेट्स सपोज करो दिस इज द फैमिली। इस जो एस की डेथ हुई है, लेट्स सपोज करो इट इज इन द ईयर ऑफ 2001। नाउ ही इज अ कोपार्टनर, मेल मेंबर कोपार्टनर। अब इस कोपार्टनर की डेथ हुई है, इस कोपार्टनर की जब ये डेथ हुई है तो क्या अभी भी फीमेल क्लास 1 हियर अलाइव है? आंसर ये, अगर डब्ल्यू की बात करूं तो मदर ऑफ एस, फीमेल क्लास 1 हियर, अ कोपार्टनर हैज डाइड लिविंग बिहाइंड अ फीमेल क्लास 1 हियर। अब ये सर्वाइवरशिप नहीं लगेगा इधर भी अब क्या क्रिएट करेंगे? एक लीगल फिक्शन क्रिएट करेंगे। जब हम लीगल फिक्शन क्रिएट करेंगे तो हम ये मानेंगे कि डेथ से पहले इसने क्या कर दिया? पार्टीशन क्रिएट कर ली, दैट इज नोशनल पार्टीशन। अगर हम नोशनल पार्टीशन को इधर एक्चुअल पार्टीशन मानते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सन की डेथ के बाद पूरी की पूरी फैमिली पार्टीशन हो गई है। दैट मीन्स फादर और मदर अलग हो गए, हस्बैंड और वाइफ ऑटोमेटिकली अलग हो गए।
अगर हम नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मानते हैं और नोशनल पार्टीशन के बाद हम ये बोलते हैं देयर इज नो जॉइंट फैमिली, एवरीवन इज सेपरेटेड, फिर तो सन की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली सेपरेशन हो जाएगी फादर और मदर के बीच में। क्या ये इंटेंशन है लेजिस्लेचर की? आंसर इज नो। सो जब हम लीगल फिक्शन को एक्चुअल इफेक्ट देते हैं वो कितना एक्सटेंड तक देंगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ दिस लीगल फिक्शन, एंड द पर्पज इज वी वांट टू व्हाट determine the share of a deceased co-partner so that we can give something to a female class 1 here to protect her dignified life. Clear? समझ आ गया? So that is why अब ये नहीं बोल सकते लीगल फिक्शन को आपने बड़ा लिमिटेड इफेक्ट दिया है। लीगल फिक्शन को हमने पूरा का पूरा उसका इफेक्ट दिया है जितना कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीगल फिक्शन। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज को भी प्लीज फटाफट से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, सो ताकि आपको समझ आ जाए भाई नोशनल पार्टीशन डजंट मीन एक्चुअल पार्टीशन, द फैमिली मेंबर्स आर स्टिल जॉइंट, दे आर नॉट सेपरेटेड। और ये समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स सेपरेट हो चुके हैं? उनकी मर्जी, अगर वो सेपरेट होना चाहें वो अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं जो डिटरमाइन हुआ है, बट जब तक तो वो क्लेम नहीं करते जो फैमिली है वो क्या है? जॉइंट है। क्लियर? समझ आ गया? सो दैट इज वाई अगर फादर अलाइव है 9/9/2005 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डॉटर है वो क्या है? बाय बर्थ को पार्टनर है। अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो भी जो डॉटर है वो अभी भी 9/9/2000 को पार्टनर बनेगी। डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर डजंट मीन डॉटर ऑफ अ लिविंग कोपार्टनर। और अगर इस केस में नोशनल पार्टीशन हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो मोर कोपार्टनरी इन एग्जिस्टेंस, स्टिल कोपार्टनरी इज इन एग्जिस्टेंस, देयर इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी, देयर इज अ जॉइंट फैमिली। क्लियर? समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक और सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू था इस केस में। क्या? लेट्स सपोज करो एक सूट फाइल हुआ, लेट्स सपोज करो इन द ईयर ऑफ 1995। और जो फैमिली है, दिस इज द फैमिली FSND, और 1995 को एक सूट फाइल हुआ है, दैट इज फॉर पार्टीशन। अगर मैं 1995 की बात करता हूं, अगर पार्टीशन के लिए एक सूट फाइल हुआ है, डी क्या उस पार्टीशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी? आंसर इज नो, बिकॉज एक्चुअली में वो कब पार्टिसिपेट कर सकती है? 9/9/2005 को जो हमारा सूट फाइल हुआ है, दैट इज 1995। सो जो मेन क्लेमेंट थे इधर F और S थे, जो इधर मेन क्लेमेंट थे दैट इज F एंड S। ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन द ईयर ऑफ 2005, लेट्स सपोज करो 7th month, दैट मीन्स 1/7/2005। एक मैं हाइपोथेटिकल डेट ले रहा हूं। इस दिन उनकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो गई और प्रीलिमिनरी डिग्री के अकॉर्डिंगली F को 1/2 शेयर दे दिया गया और जो S है उसको 1/2 शेयर दे दिया गया। दोनों के बीच में हाफ ऑफ शेयर इक्वली डिवाइड हो गया। ये फाइनल डिग्री अभी आनी है।
येट टू बी गिवन, उससे पहले ही 9/9/2005 की अमेंडमेंट आ गई और प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद जो डॉटर है वो क्या बन गई है? कोपासनर। प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद डॉटर क्या बन गई है? कोपासनर बन गई। द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज, जब हम कह रहे हैं कि जो डॉटर है वो बाय बर्थ क्या है? कोपासनर है। 1980 में लेट सपोज करो इसका बर्थ हुआ था और 9/9/2005 की अमेंडमेंट आ चुकी है और कहते हैं बाय बर्थ क्या है? कोपासनर है। जब हम कह रहे हैं बाय बर्थ ये कोपासनर है तो इस प्रिलिमिनरी डिक्री में इसको शेयर दिया गया? आंसर इज नो। बट फाइनल डिक्री से पहले क्या आ चुकी है? 9/9/2005 की क्या हो चुकी है? अमेंडमेंट आ चुकी है और फाइनल डिक्री से पहले अब डॉटर भी क्या बन चुकी है? कोपासनर। अब डॉटर ने क्या कर दिया? ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि भाई अभी तक फाइनल डिक्री नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी डिक्री आई है और मैं भी अब क्या बन चुकी हूँ? कोपासनर बन चुकी हूँ। अब फैमिली का जो पार्टीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दैट इज मेरे को भी अब शेयर मिलना चाहिए। अगर डॉटर को भी हम शेयर देंगे तो उनका शेयर कितना हो जाएगा? पहले 1/2 था, अब उनका शेयर कम होके 1/3 हो जाएगा और 1/3 शेयर किसको मिलेगा? डी को। द क्वेश्चन इज, क्या 9/9/2005 अमेंडमेंट जो है, अगर कोई केस पेंडिंग है और प्रिलिमिनरी डिक्री आ चुकी है, क्या प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद भी हम ये अमेंडमेंट को अप्लाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया यस, we can apply 9/9/2005 amendment after preliminary degree but before final degree। अगर फाइनल डिग्री नहीं आई है और प्रिलिमिनरी डिग्री आई है सिर्फ और सिर्फ, और मीनवाइल क्या आ चुकी है? 9/9/2005 की अमेंडमेंट आ चुकी है, तो अब कोर्ट को वो प्रिलिमिनरी डिग्री चेंज करनी चाहिए। द कोर्ट हैज टू गिव अनदर प्रिलिमिनरी डिग्री। द कोर्ट हैज टू गिव अनदर प्रिलिमिनरी डिग्री। अब कहते हैं द कोर्ट हैज टू गिव अनदर प्रिलिमिनरी डिग्री, दैट मीन्स जो ये प्रिलिमिनरी डिग्री है, हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री में जो पार्टीशन है वो फाइनल हो चुका है। कोर्ट बोलता नहीं, जो पार्टीशन को हम फाइनल मानेंगे वो कब मानेंगे? आफ्टर द फाइनल डिग्री वी विल डीम दैट द पार्टीशन इज फाइनल बिफोर द फाइनल डिग्री। दैट मीन्स टिल प्रिलिमिनरी डिग्री द पार्टीशन इज नॉट फाइनल, स्टिल इट हैज टू बी चेंज्ड। एक आर्गुमेंट आया इसके लिए। आर्गुमेंट क्या था? सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं करते तो उसको फाइनल माना जाता है। दैट मीन्स ये सूट फाइल हुआ है, ये प्रिलिमिनरी डिग्री आई है, अगर हमें प्रिलिमिनरी डिग्री से कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दो। अगर प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट आपने कोई अपील फाइल नहीं की तो इधर फाइनल डिग्री आई है। फाइनल डिग्री में आप प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते और कोई अपील फाइल नहीं कर सकते। On the basis of the objection based upon the preliminary degree, you cannot file an appeal against the final order, against the final degree. जो अपील फाइल करनी है प्रिलिमिनरी डिग्री की इधर ही कर दो, फाइनल डिग्री के बाद कोई भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते प्रिलिमिनरी डिग्री के रिगार्डिंग। ये फाइनल हो चुकी है अब इस प्रिलिमिनरी डिग्री रिगार्डिंग आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते आफ्टर द फाइनल डिग्री। अब ये फाइनल हो चुकी है। कहते हैं सेक्शन 97 सीपीसी के हिसाब से तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री क्या हो चुकी है? फाइनल हो चुकी है। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? कैसे 1/2 शेयर को 1/3 और 1/3 कर सकते हो और डॉटर को इंक्लूड कर सकते हो? ये तो फाइनल हो चुकी है बिकॉज इस प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट हमने अपील ही नहीं फाइल करी।
अगर अपील फाइल नहीं करी तो दैट मीन्स इट इज फाइनल। कहाँ पे लिखा हुआ ये? सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी। कोर्ट ने बोला जो सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी है, जो सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रहा है? पार्टीज पर। इट इज एप्लीकेबल ऑन पार्टीज ओनली। So that means parties are duty bound to raise any objection against the preliminary decree. If they are not, then after the final decree they cannot raise any objection with respect to the preliminary decree. But this boundation is not applicable upon the court, and it is a duty of the court that if after the preliminary decree, if there is any change in the family, then again another preliminary decree should be given by the court. A second preliminary decree should be given by the court. क्या सीपीसी में कहीं पे भी ये लिखा हुआ देयर कैन नॉट बी एनी मल्टीपल प्रिलिमिनरी डिक्रीज? नहीं, सीपीसी में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सो कोर्ट कैन गिव द सेकंड प्रिलिमिनरी डिक्री इफ देयर इज अ चेंज इन द फैमिली। क्लियर? क्या पता किसी की डेथ हो गई हो तो शेयर रेज हो जाएगा, अगर किसी की इंक्लूजन हो गई है तो शेयर डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी का बर्थ भी हो सकता है। बर्थ के साथ वो शेयर और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, डेथ के साथ वो शेयर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है सबका, क्योंकि एक मेंबर निकल चुका है। सो प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद डेथ भी हो सकती है और बर्थ भी हो सकता है, और अगर डेथ हुई है, बर्थ हुई है, तो प्रिलिमिनरी डिग्री चेंज होनी चाहिए। आंसर इज यस, और कोर्ट को करनी चाहिए। आंसर इज यस। क्लियर है? प्रिलिमिनरी डिग्री में होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स हैं वो डिक्लेयर होते हैं। जैसे 1/2 1/2। क्या एक्चुअली में वो शेयर्स दे दिए गए हैं? आंसर इज नो। वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करे। ये 1/2 शेयर में इस घर में कौन सा पार्ट एफ के पास जाएगा और कौन सा पार्ट एस के पास जाएगा, वो रूम्स, वो फ्लोज डिसाइड नहीं करे। दैट मीन्स इट इज नॉट फाइनल बाय मीट्स एंड बाउंड्स। मीट्स एंड बाउंड्स मीन्स कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा रूम किसको देंगे, कौन सा फ्लोर किसके पास जाएगा। वो अभी तक नहीं हुआ। अगर वो अभी तक हुआ ही नहीं तो डैट मीन्स अभी तक पार्टीशन फाइनल नहीं हुआ। अगर पार्टीशन फाइनल नहीं हुआ, बाय बर्थ, बाय डेथ कहीं ना कहीं इसको चेंज किया जा सकता है। आंसर इज यस। और बाय 99/2005 अमेंडमेंट क्या इसको चेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस। सो अगर प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई है और फाइनल डिग्री नहीं आई है, मीनवाइल 99/2005 आ चुका है, तो क्या डॉटर अभी भी क्लेम कर सकती है पार्टीशन, अपना शेयर मांग सकती है? आंसर इज यस। क्लियर? इस चीज को प्लीज फटाफट से ऑब्जर्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। क्लियर है? समझ आ गया? एक छोटा सा और, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पॉइंट डिस्कस किया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6 क्लॉज 5। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6 क्लॉज 5। अगर हम सेक्शन 6 क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं
स्पेशली उसकी जो एक्सप्लेनेशन है। सबसे बड़ी बात तो हमने ये बोल दिया लेट्स सपोज करो 1980 डी का बर्थ हुआ है, 99/2005 अमेंडमेंट यहाँ ये एक और डेट लिखी हुई है, दैट इज 20 दिसंबर 2004। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इस दिन पर जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 6 का है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2005 अमेंडमेंट जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन राज्यसभा। अब जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि जब सबको पता चल रहा है कि एक बिल आ रहा है और जिसमें डॉटर को इक्वल राइट दे रहे हैं सन्स के एज कम्पेयर टू द सन्स, जो डॉटर्स हैं वो भी क्या बन रही हैं, कोपासनर्स बन रही हैं। तो ऐसा ना हो 99/2000 से पहले सारे के सारे पार्टीशन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर एक्चुअली में पार्टीशन हो गया तो डॉटर कुछ नहीं क्लेम कर पाएगी, बिकॉज जब वो 99/2005 को कोपासनर बनी है तो देयर शुड बी एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में कोपासनरी होनी चाहिए, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। अब क्या बोल दिया कि जैसे ही ये बिल टेबल हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन राज्यसभा, ऐसा ना हो कि फेक पार्टीशन होने लग जाए, पूरी की पूरी जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसी को पार्टीशन कर दिया और 99/2005 को अब कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं बची। दैट मीन्स कोपासनरी नहीं एग्जिस्ट करती, देयर इज नो कोपासनरी एट ऑल। व्हेन देयर इज नो कोपासनरी एट ऑल, सो डॉटर तो अपने आप ही अपना क्लेम नहीं कर पाएगी। सो एक ये डर था, एक फियर था। इससे पहले कोई फियर ही नहीं था बिकॉज बिल भी नहीं आया था। सो तभी हमने बोल दिया है कि सेक्शन 6 में जो बिफोर 20 दिसंबर 2004 इस टाइम पर जो पार्टीशन हुई है, क्योंकि वो डर ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था डॉटर भी कोपासनर बनने वाली है। सो इधर कहीं ना कहीं जो पार्टीशन होगी मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन हो सकती है। आंसर इज यस, बिकॉज इनके लिए कोई भी हिडन मोटिव नहीं था। बट अगर पार्टीशन इधर होगी तो माइट भी देयर इज अ हिडन मोटिव। सो ये पार्टीशन बोल दिया इट विल नॉट बी अफेक्टेड जो बिफोर 20 दिसंबर 2004 वाली है, बिकॉज दिस पार्टीशन जेन्युइन, दिस विल नॉट बी अफेक्टेड by 2005 amendment. That means डॉटर को जब राइट मिला 99/2005 का, अगर पार्टीशन इस टाइम पे हुई है, क्या डॉटर उसको रीओपन कर सकती है? आंसर इज नो। डॉटर उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है? आंसर इज नो। क्योंकि 99/2005 की जो अमेंडमेंट हुई है उसके इफेक्ट से, क्योंकि ये पार्टीशन जो है जेन्युइन है, उसके इफेक्ट से कहीं ना कहीं ये पार्टीशन को हमने अलग कर दिया। डॉटर कैन नॉट टच दिस पार्टीशन, इट इज फाइनल। इट इज फाइनल। हाउ इट कैन बी डन? इट मे बी oral, it may be by registered deed, or it may be by decree of the court. So तीनों में से किसी तरह से भी हो सकती है। किसी भी तरह से हुए, डॉटर कैन नॉट टच दिस पार्टीशन, डॉटर कैन नॉट रीओपन दिस पार्टीशन, डॉटर कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम दिस पार्टीशन, बिकॉज दिस पार्टीशन इज जेन्युइन। डाउट कहां पर है? इधर। तभी इस फेक पार्टीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये बोल दिया कि जो भी इस टाइम पर पार्टीशन होगी उसके ऊपर क्या लगेगा?
सेक्शन 6 क्लॉज 5 की एक्सप्लेनेशन। और ये पार्टीशन हम कब मानेंगे कि जेन्युइन पार्टीशन है? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड और इट मे बी बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। और अभी हमने डिक्री ऑफ कोर्ट की बात करी है। डिक्री ऑफ कोर्ट कैसी होनी चाहिए? प्रिलिमिनरी डिक्री की फाइनल? इट मस्ट बी फाइनल, क्योंकि अगर प्रिलिमिनरी है तो डॉटर अभी भी क्लेम कर सकती है। सो ये कैसी होनी चाहिए? फाइनल डिक्री होनी चाहिए। अगर फाइनल डिक्री नहीं है तो रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। दैट मीन्स इस टाइम पर क्या कोई ऑरल पार्टीशन हो सकती है? नो ऑरल पार्टीशन। अदरवाइज जैसे ही डॉटर क्लेम करेगी 9/9/2005 को अपना शेयर, फैमिली मेंबर्स बोलेंगे हमारे बीच में तो ऑरल पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, देयर इज नो कोपार्सनरी, देयर इज नो जॉइंट फैमिली। इस डिफेंस से बचने के लिए, इस ग्राउंड से बचने के लिए हमने बोल दिया ऑरल पार्टीशन चलेगी नहीं। आप ऐसा डिफेंस ले ही नहीं सकते, आप ऐसा ग्राउंड रेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे अगर पार्टीशन होगी तो कैसी होगी? वो रजिस्टर्ड होगी और कैसी होगी? डिक्री ऑफ अ कोर्ट, दैट मीन्स फाइनल डिक्री। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से देखें सेक्शन 6 क्लॉज 5 की जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूल ऑफ एविडेंस। कहीं ना कहीं हमें जेन्युइन पार्टीशन का क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। और व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट? इट माइट बी रजिस्टर्ड और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, फाइनल डिक्री। अगर हम ये रूल ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे? आंसर इज यस। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन एक्सेप्शनल केसेस हम ऑरल पार्टीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इट कैन बी कंसीडर्ड। Because we are just talking about a procedure, that is a rule of evidence. और इन certain circumstances क्या है रूल ऑफ एविडेंस से हम डेविएट हो सकते हैं और कोई और एविडेंसेस मांग सकते हैं? इन द केस ऑफ अ ओरल पार्टीशन, आंसर इज यस। जनरल रूल इज व्हाट? द पार्टीशन मस्ट बी रजिस्टर्ड और बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, बट इन एक्सेप्शनल केसेस वी मे कंसीडर व्हाट? ओरल पार्टीशन। बट टू प्रूव ओरल पार्टीशन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। The burden of proof is very strict. What kind of evidences the Supreme Court is talking about? When we can still consider oral partition, can still validate oral partition of this time. What are the evidences? The Supreme Court has given, that is separate possession of a property, अगर ओरल पार्टीशन हो चुका है तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी अलग अलग हो चुकी है। एक घर के फ्लोर्स अलग अलग हो चुके हैं, कमरे अलग हो चुके हैं, क्या सबके पास सेपरेट सेपरेट पोजेशन है? दूसरा एविडेंस, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम। अगर हम एक एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम, अगर हम एक जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात करें, उसकी भी पार्टीशन हो चुका है, तो ऑब्वियसली सबकी जो इनकम होगी वो अलग अलग हो जाएगी, सबके शेयर्स अलग अलग हो जाएंगे। क्या उनके शेयर्स अलग अलग हैं और क्या वो अपने अलग अलग शेयर्स ले रहे हैं? तीसरा, एंट्री इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। क्या पार्टीशन के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंट्री हुई है? फोर्थ, अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई और पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए हमें जो कि ये प्रूव कर पाए
कि एक्चुअली में फैमिली मेम्बर्स के बीच में क्या हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। अगर आप ओरल पार्टीशन इस टाइम पे करते हो, जनरली हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट इन एविडेंसेस के साथ क्या हम ओरल पार्टीशन को अभी भी कंसीडर कर सकते हैं? आंसर इज यस। जो इसका ये फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कि हमें एक पब्लिक डॉक्यूमेंट तो चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू दिस ओरल पार्टीशन विच शोज दैट यस द फैमिली हैज़ बीन पार्टीशन्ड। अगर ये आपके पास कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओरल पार्टीशन और या फिर मेमोरेंडम पार्टीशन, दैट मीन्स फैमिली मेम्बर्स ने, मेमोरेंडम पार्टीशन मतलब फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर एक कागज़ पर बोल दिया ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ताकि कल को फैमिली मेम्बर्स के बीच में झगड़ा ना हो। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, जिसमें टर्म्स लिखी गई हैं। उसको क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे? आंसर इज नो। वो तो पार्टीज ने मिलकर खुद बनाया है। सो ओरल पार्टीशन, मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, सिर्फ ऑरली बोलना और या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन दिखा देना, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें ये एविडेंसेस चाहिए एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि जनरल रूल क्या है, द पार्टीशन मस्ट बी रजिस्टर्ड और इट मे बी बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्री ऑफ द कोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल डिक्री। क्लियर? इस चीज़ को प्लीज़ एक बारी ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 6 क्लॉज 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ें बोली हैं। फटाफट से प्लीज़। क्लियर है? समझ आ गया? दैट मीन्स अगर हम पॉइंट्स को देखें तो क्या क्या डिसाइड हुए इस केस में। We need a daughter of Ukapasana. जब डॉटर ऑफ उपासना की बात कर रहे हैं तो वी आर कंसीडर व्हाट काइंड ऑफ राइट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज बाय बर्थ। और वो कब क्लेम कर सकते हो आप? 9/9/2005 को वी आर टॉकिंग अबाउट retroactive effect। We don't need या फिर इसको लिखो, it doesn't mean this does not mean daughter of a
लिविंग उपासना। Father may be alive or dead. By notional partition, which is a legal fiction, the whole family, joint family करो, the whole joint family is not partitioned. There is still a Gopasnari. By preliminary decree, partition is not yet final. उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 5 एक्सप्लेनेशन, strict burden of proof for oral partition. General rule is registration या फिर रजिस्टर डीड, और फाइनल डिक्री ऑफ द कोर्ट. These are all the points which we have discussed and which the Supreme Court has given or held in the judgment. These are all the points which the Supreme Court has given, and it is very, 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 very important. हमने इसके पीछे का लॉजिक भी समझा है, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा, कैसे हेल्ड करा और कैसे कंक्लूजन में पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? समझ आ गया? इन चीज़ों के बाद एक चीज़ ध्यान से नोट करना कि आफ्टर दिस जजमेंट, ये फटाफट से नोट करो, फटाफट से, क्विकली प्लीज. देखिए ध्यान से, ये जो विनीता शर्मा वाली जजमेंट है, दैट इज 3 जज बेंच. सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी जजमेंट ओवरराइड करी है? दैट इज प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती and others in the year of 2016 सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या हेल्ड हुआ था जो ओवरराइड करे? डॉटर ऑफ अ लिविंग उपासना. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस जजमेंट में कि 9/9/2005 को अलॉन्ग विद डॉटर जो फादर है वो भी अलाइव होना चाहिए. अगर उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो डॉटर को उपासना नहीं बनेगी.
द फादर मस्ट बी अलाइव। क्लियर? और बोला था इस केस में जो 99/2005 अमेंडमेंट है, इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और इसी कारण जो फादर है वो अलाइव होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवर रूल कर दिया, अब ये नहीं। ये जो जजमेंट थी दैट इज 2 जज, और वनीता शर्मा वाली जो जजमेंट है दैट इज 3 जज बेंच। दैट इज वाई उस जजमेंट में 3 जज बेंच बैठे हैं, क्योंकि पहले ही 2 जज बेंच की एक जजमेंट आ चुकी थी। और कौन सी जजमेंट को हमने ओवर रूल कर दिया है? दैट इज Dhanamma versus Amar and others, 2018 सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है ये पूरी तरह से ओवर रूल नहीं हुई है। इस जजमेंट में जो प्रिविलेज डिग्री का कंसेप्ट था वो सेम था जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करा है। दैट पार्टीशन बाय द प्रिविलेज डिग्री इज नॉट फाइनल। वो फाइनल होगा कब? जब फाइनल डिग्री आ जाएगी। और अगर मीनवाइल प्रिविलेज डिग्री के बाद अगर 99/2005 की अगर अमेंडमेंट आ गई है तो डॉटर को भी एज अ कोपार्टनर शेयर देना पड़ेगा, एक सेकंड प्रिविलेज डिग्री पास होगी। बट कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने फूलवती प्रकाश वर्सेस फूलवाली जजमेंट को फॉलो किया था। दैट इज वाई कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने इसको क्या कर दिया है? ओवर रूल कर दिया है, बिकॉज इट फॉलोड द सेम प्रिंसिपल, दैट इज इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, विच इज नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट? क्या कर दिया? दमन्ना वाली जजमेंट में क्या कर दिया था? बोल तो दिया था कि बाय बर्थ है आपका राइट। इसमें क्या बोल दिया था? कहीं ना कहीं इसमें बोला था कि नहीं फादर क्या होना चाहिए? अलाइव होना चाहिए। इसमें ये बोल दिया था कि बाय बर्थ है, बट साथ में ये भी बोल दिया था इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। सो दोनों ही जजमेंट में कहीं ना कहीं जो बातें थी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट वनीता शर्मा वाली जजमेंट में कहीं ना कहीं क्लियर कर दी हैं कि भाई हम जो ये रूल बोल रहे हैं ऑन एंड फ्रॉम एंड बाय बर्थ, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ही प्रोस्पेक्टिव ना ही रेट्रोस्पेक्टिव। दैट इज वाई ये दोनों ही जजमेंट को कुछ कुछ हद तक ओवररूल, प्रकाश वर्सेस फूलवती को तो पूरा पूरा ओवररूल कर दिया, पर दमन्ना में कहीं ना कहीं हमने कुछ चीज़ें फॉलो करी हैं और सारी चीज़ें ओवररूल नहीं की। क्लियर? सो दिस इज द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट विच इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अपॉन सेक्शन 6। आई होप आप सब लोगों को ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की हैं वो समझ आ जाएंगी। क्लियर? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज कर लेना अपनी नोटबुक्स में, कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना। मैंने आपको पूरा पूरा कंसेप्ट नहीं समझाया इस जजमेंट में, व्हाट डू मीन बाय नोशनल पार्टीशन, कोपार्टनरी क्या है क्या नहीं है। मेरा पर्पस था कि जितना छोटा कर सकूं, पॉइंट्स डिस्कस करूं, क्या ये जजमेंट के पॉइंट्स थे, क्या चेंजेस अब आए हैं, पहले क्या रूल थे अब क्या रूल हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर ये जजमेंट पढ़ोगे आप, 121 पेजेस की है। सारी की सारी जजमेंट्स जितनी भी अभी तक आई हैं 2005 अमेंडमेंट पे सेक्शन 6 पर, ओल्ड सेक्शन 6 भी कहीं ना कहीं इसमें क्या करा है, एक्सप्लेन करा है, डिफाइन करा है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हमने करी हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसकी रिपोर्ट्स करी हुई हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, वो सारी की सारी बड़ी थॉरली जजमेंट दी गई है। अगर पढ़ने का मन करे तो ये जजमेंट ज़रूर पढ़ना। बाकी जितना भी क्रक्स था जजमेंट का, जो भी रीजनिंग थी, रेशो था, पॉइंट्स थे, वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।